नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैग में केवल ₹5, ₹10 और ₹20 के नोट्स है। ₹5 के नोटों की संख्या और ₹10 के नोटों की संख्या अनुपात रेशियो 11:8 है तथा ₹10 के नोटों की संख्या और ₹20 के नोटों की संख्या का अनुपात 10:7 है। बैग में मौजूद यानी उपलब्ध कुल राशि यानी टोटल अमाउंट ₹3705 है। बैग में ₹10 के नोटों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह का नोट्स है। पहला नोट ₹5 का है। दूसरा नोट आगे ₹10 का, ₹10 का, और लास्ट नोट ये ₹20 का, ₹20 का नोट है। ₹20 का नोट है। आगे बोला है कि ₹5 के नोटों की संख्या और ₹10 के नोटों की संख्या अनुपात 11:8। देखो ये ₹5 और ₹10 के नोटों की संख्या का यानी कि नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो दिया। कितना दिया है? 11:8 दिया है। 11:8 दिया है। आगे सिमिलरली बोला है कि ₹10 के नोटों की संख्या और ₹20 के नोटों की संख्या का अनुपात 10:7। देखो ये ₹10 के नोटों की संख्या और ₹20 के नोटों की संख्या रेशियो यहाँ पर 10:7। देखो 10:7, 10:7, 10:7, 10:7। अब यहाँ पर देखो ऐसा चलेगा नहीं, मतलब यहाँ पर हमें देखो मतलब इसको मर्ज करना पड़ेगा। मतलब देखो इसमें हमने देखा तो ₹10 का नोट कितना है? 8 है। जबकि नीचे में हमने देखा तो देखो इसमें ₹10 का नोट 10 है। ₹10 का नोट 10 है। इसमें 8 ही है और इसमें 10 है। सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो पहले सेम बनाना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ता है। तब देखो एक्चुअल में ये ₹5 के नोटों की संख्या, ₹10 के नोटों की संख्या और ₹20 के नोटों की संख्या का रेशियो निकलेगा। तो देखो यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। तो देखो सीधा सा बात, देखो यहाँ पर हमें 8 और 10 को सेम करना है। देखो उसके लिए देखो यहाँ पर 8 और 10 का एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल 40 हो रहा है। हम 40 बनाएंगे तो सीधा बात है ये 8 को 40 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा और इधर 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब इधर 5 का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ये 11 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। इधर 4 का गुणा किया तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्चुअल नोट मतलब अब सही नोट्स का रेशियो निकलेगा। मतलब यहाँ देखो 11 पंचे 55 होगा, 8 पंचे 40, 10 चौक 40 और लास्ट में 7 चौक 28। मीन्स ₹5 का नोट 55 है। आगे ₹10 का नोट 40 है और ₹20 का नोट 28 है, 28 है। अब आगे यहाँ पर हमें रियल में कुल राशि दिया है, टोटल अमाउंट दिया है, इसलिए यहाँ पर अब हमें रेशियो में टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ₹5 का देखो 55 नोट है। ₹5 का 55 नोट है तो कुल वैल्यू कितना का? टोटल वैल्यू कितना? सीधा देखो 55 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो,
देन कितना मिलेगा, देखो ये हमें मिलेगा, देखो देखो 5 पंचे 25, 2 हासिल 5 नीचे, आगे 5 25 और 227 275 मिलेगा, 27 मिलेगा। मतलब ₹5 का यदि 55 नोट है तो कुल वैल्यू 275 होगा। सिमिलरली आगे 10 रुपया का 40 नोट है तो टोटल वैल्यू देखो यहाँ पर 400 होगा, 400 होगा। 4 एकम 4 2 शून्य लगा पीछे, और लास्ट में 20 रुपया का 28 नोट, यहाँ देखो 28 दूनी 56 होता है और शून्य पीछे में लगा, मतलब 20 रुपया का 28 नोट है तो सेपरेट टोटल वैल्यू 560 होगा, 560 होगा। अब यहाँ पर इसका भी टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये सभी को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो पहले यहाँ पर ये 5 4 9 और ये 2 यानी 1100 मिला, 1100 मिला। आगे देखो ये 60 जो 60 है और ये 75 है, 60 और 75 को जोड़ना है। देखो यहाँ पर ये देखो ये 75 और 60 को हमें जोड़ना है, तो ये 5 का 5 6 7 कितना 12 13 135 मिला। तो ये कुल कितना हो, देखो ये 1100 100 यानी कि 1235 होगा, 1235 यूनिट हमें मिले। देखो हमें मिला है 1235 यूनिट, ये पूरा एडिशन 1235 होता है। ये देखो 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, आगे 60 जोड़ दिया है, इधर जोड़ दिया, कितना मिले। अब इसका रियल वैल्यू कितना है, रियल वैल्यू देखो यहाँ पर 3705, ये 3705 है, कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है। तो 3705 में ये 12 से 35 से भाग देना है। ध्यान देखो ये 3 बार में जाए, 3 बार में जाए, चेक करके देखो, देखो ये ये 12 है, ये 12 है मतलब 1200 है। अब यहाँ पर देखो देखो इसका हम 3 गुना करते हैं, देखो ये 12 है मतलब 1200 है। अब इसका हमने 3 गुना किया, कितना होगा 12 के 36 यानी 3600 हो गया, 3600 हो गया। अब ये 35 है, अब 35 का हमें 3 गुना करना, 3 टाइम्स करना, ये कितना होगा 35 दिया, देखो 105 होता है, 105 होता है। जोड़ो देखो ये देखो 36 और 1 यानी 36 और 4 37 हो गया, और ये देखो ये 5 का 5 लगा यानी 3605 आ जाएगा। मतलब ये 3705 ये 12 से 35 का एग्जैक्टली 3 गुना है, 3 टाइम्स ये। तो ऐसा हमें मालूम हुआ। अब आगे देखो हमें निकालना क्या है, देखो हमें यहाँ पर देखो 10 रुपये के नोटों की संख्या निकाल, देखो 10 रुपया नोटों की संख्या यहाँ पर 40 है, 40 है। अब ये मतलब ये हमें 40 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 40 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले, तो यहाँ पर मेन बात देखो ये 3 गुना जो आया, ये आया एक्चुअल में इसमें से है, लेकिन इसका यूज आप इसमें भी कर सकते, दोनों के लिए सही होता है, ये दोनों में लगता है, दोनों के लिए सही होता है। ये कोई में भी लगेगा और वैल्यू में तो लगेगा ही, मतलब ये भी ऑल्सो 3 गुना ही होगा। 4 तिया 12 शून्य का शून्य, हमें मिला 120 120 यानी कि 10 रुपया का नोट, देखो मतलब ₹10 के नोटों यानी कि नंबर ऑफ नोट्स 120 है, 120 यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए
एक व्यक्ति वन पर्सन के पास ₹10, ₹5 और ₹1 के कुछ सिक्के सम कॉइन्स है। यदि ₹10 और ₹5 आगे ₹5 और ₹1 और ₹1 और ₹10 के सिक्कों के देखो यहाँ पर देखो एक्चुअल में देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर सिक्कों के ऐसे आएगा। देखो यहाँ पर एक्चुअल में सिक्कों के ऐसे समझना है। सिक्कों यानी कॉइन्स के, सिक्कों के यानी कॉइन्स के, सिक्कों के यानी कॉइन। देखो लिख लीजिए सिक्कों के, देखो सिक्कों यानी कॉइन्स के गुणनफलों का अनुपात यानी प्रोडक्ट का रेशियो 3:4:6 तो उसके पास ₹1000 से यानी कि 1000 से कम यानी कि लेस अधिकतम राशि यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हियर हमारे पास देखो हमारे पास 3 तरह का सिक्का है, 3 टाइप्स का कॉइन्स। देखो पहला ₹10 ₹10 का, आगे ₹5 का और लास्ट में ₹1 का बोला है। अब यहाँ पर देखो इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं और इसको z बोल देते हैं। देखो हमने क्या है, देखो हमने 10 रुपये को x बोल दिया, 5 रुपये को y बोल दिया और 1 रुपये को हमने z बोल दिया। इसको हमने x बोल दिया, से कर दिया, कह दिया, बोल दिया। इसको x बोला, इसको y बोला और इसको z बोल दिया। अब यहाँ पर आगे बोला है कि कहे देखो ₹10 और ₹5 आगे मतलब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है। किसका? ₹10 और ₹5 और ₹5 मतलब x y का गुणा करना है, x और y का गुणा करना है। मतलब ये क्या हुआ, x y हो गया। आगे रेशियो अनुपात आगे बोला है कौन सा लेना है, आगे लेना है ₹5 और ₹5 और ₹1 मतलब y गुणा z मतलब yz मिलेगा इसमें, y गुणा z लेना। और लास्ट में रेशियो, लास्ट में हमें ₹1 और ₹10 मतलब z गुणा x यानी zx करना। तो इसका ही रेशियो अब ये कितना दिया, ये 3:4:6 दिया, ऐसा दिया। देखो यहाँ पर हमें गुणा करना है। देखो फिर से एक बार ₹10 ₹5 मतलब x गुणा y रेशियो, आगे ₹5 ₹1 यानी y गुणा y रेशियो, लास्ट में ₹1 मतलब z गुणा x करना, zx आएगा। इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा इसको बोल दिया, कह दिया था, जिसे सरलता रहे, मतलब मिक्स ना हो जाए, सब कुछ मिक्स ना हो जाए, अलग अलग दिखे, डिफरेंट दिखे, इसलिए हमने ये सब बोल दिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमें ये 10 रुपया का सिक्का कितना है वो निकालना है, 5 रुपये का सिक्का कितना है वो निकालना है और 1 रुपये का सिक्का कितना है वो निकालना है। मतलब हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है, x, y और z का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले, तो पहले तो यहाँ पर हम ये 2 रेशियो को लेते हैं, मतलब हमारे पास ये xy बट्टा yz बराबर 3/4 है। देखो ये xy रेशियो का मतलब बट्टा yz बराबर ये 3:4 है, मतलब 3/4 है। ये 2 को हमने पकड़ दिया। अब यहाँ पर y ऊपर नीचे गया, यानी x बट्टा z बराबर 3/4 मिला, मतलब x बराबर 3 है। देखो ये x बराबर 3 है, z कितना है, z 4, देखो ये z 4 है, तो ऐसा हमें मालूम हुआ। अब y अभी भी बाकी है, तो अगेन कुछ जोड़ा पकड़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ पैर लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको और इसको लेते हैं, मतलब यहाँ पर अब हम xy बट्टा ये zx करते हैं, xy बट्टा zx करते बराबर इक्वल होगा 3/6। देखो ऐसा देखो
हमने किया एक्स, देखो हमने एक्स वाई और जेड एक्स का रेशियो लिया, मतलब एक्स वाई बट्टा जेड एक्स किया, तो बराबर क्या है, बराबर एक्स वाई कितना है, ये 3 है, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई यहाँ पर देखो ये 3 है, और लास्ट में जेड जेड एक्स कितना है, 6 है, जेड एक्स कितना है, 6 है, जेड एक्स बराबर कितना है, 6 है, तो हमने ऐसा ले लिया। तो यहाँ से एक्स एक्स गया, अब यहाँ पर ये 3 दूनी 6 होता है और ऊपर 1 बचेगा, मतलब y कितना मिला, 1 में, देखो ये y हमें 1 मिला और z हमें कितना मिला, 2 मिला, 2 मिला। अब यहाँ पर z 2 बार मिला है लेकिन अलग अलग मिला है, तो पहले यहाँ पर सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो सेम बनाना पड़ेगा, मतलब ये 2 को हम इजीली 4 बना सकते हैं, मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तब यहाँ पर देखो ये देखो ये x कितना है, ये 3, ये आगे y कितना है, 2 एकम 2 होगा, और ये z कितना होगा, 4, देखो z कितना होगा, z ये 2 दूनी 4, 4 होगा, z 4 होगा, y कितना है, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 होगा, और x 3 का 3, ये मतलब x का वैल्यू हमें 3 मिला, y का वैल्यू हमें 2 मिला और z का वैल्यू हमें 4 मिला, मतलब 10 रुपये का सिक्का 3 है, 5 रुपये का सिक्का 2 है और 1 रुपये का सिक्का 4, ये हमें कॉइन्स मिल गया, कॉइन्स मिल गया, कॉइन्स मिल गया, सिक्कों की संख्या मिल गया। अब हमें तो देखना है वैल्यू के बारे में, मूल्य के बारे में। तो देखो यहाँ पर देखो हमारे पास देखो ये 10 रुपया का 3 सिक्का है, तो इसका टोटल बिल देखो 10 तिया 30 होगा, वैल्यू कितना होगा, 30 होगा, 30 रुपीज होगा। 5 रुपया का देखो यहाँ पर 2 सिक्का है, तो इसका वैल्यू 5 दूनी 10 होगा। आगे 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 1 रुपया का 4 सिक्का है, इसका वैल्यू 4 ही होगा, 40 का। अब यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कितना मिलेगा, 30 10 40 और हमें 44 मिलेगा, 44 मिलेगा, 44 मिलेगा, 44 मिलेगा। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या, देखो यहाँ पर हमें पूछा है कि कहा है कि उसके पास 1000 रुपया से कम अधिकतम राशि क्या हो सकती है। 10 रुपया देखो 1000 रुपये यानी 1000 रुपीज से 1000 रुपीज से कम यानी लेस अधिकतम राशि यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मतलब देखो ये जो 44 आया है ये रियल वैल्यू नहीं है, ये तो देखो ये देखो यहाँ पर देखो अभी तक हमने जितना भी डेटा यूज किया है वो सब रेशियो में ही है। देखो अभी तक हमने जितना भी डेटा यूज किया है वो केवल रेशियो में ही है, अनुपात में, मतलब रियल इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इसमें कुछ रियल दिया ही नहीं, देखो इसमें कुछ रियल दिया ही नहीं, इसमें कुछ रियल दिया ही नहीं, मतलब इसमें भी कुछ रियल लगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस सब कुछ यहाँ पर रेशियो में ही निकला है, रेशियो में ही है, अनुपात में ही है, रेशियो में ही है, अनुपात में ही है। मतलब यहाँ पर समझना क्या, देखो यहाँ पर समझना ये है कि यदि हमने 10 रुपये का 3 सिक्का लिया तो वैल्यू 30 होगा। आगे 5 रुपये का सिक्का हमने 2 लिया तो वैल्यू कितना मिला, 10 मिला, और 1 रुपये का सिक्का 4 लिया तो हमें वैल्यू 4 मिला। तो इस हिसाब से टोटल 44 है, इसके अकॉर्डिंग टोटल 44 रुपया अलग आया। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता, कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, ये रेशियो है, ये तो रेशियो है, तो इसमें हम 2 का गुणा भी कर सकते हैं, सभी में 2 का गुणा भी कर सकते हैं। देखो सभी में हम 2 का गुणा भी कर सकते हैं, सभी में हम 2 का गुणा भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, 3 दूनी हमें 6 मिलेगा, 3 दूनी 6 मिलेगा, 3 दूनी 6 मिलेगा।
यानी कि 10 अंक 60 होगा। तो यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू 60 मिले, 60 मिले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 दूनी 4 होगा और 4 पंचे देखो यहाँ पर 20 होगा, 20 मिले। मतलब देखो यहाँ पर लास्ट में सिमिलरली 4 दूनी 8 होगा, यानी 8 एकम यहाँ पर 8 होगा। मतलब इधर 2 का गुणा किया तो यहाँ पर डबल हो जाएगा। देखो 30 का डबल 60 हो गया, 10 का डबल 20 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। तो इधर भी डबल होगा, 44 का डबल होगा, 88 मिलेगा, 88 मिलेगा, 88 मिलेगा, 88 मिलेगा। सिमिलरली यदि हमने 3 का गुणा किया तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 टाइम्स मिलेगा। तो इधर भी 3 टाइम्स मिलेगा, इधर भी 3 टाइम्स मिलेगा। मतलब ये अनंत तक चलता रहेगा। देखो इधर राइट हैंड साइड में अनंत तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज यहाँ पर हमें रियल वैल्यू नहीं दिया है, रियल वैल्यू दिया नहीं, इसलिए स्टॉप होगा नहीं, अटकेगा नहीं। तो अब मतलब मीनिंग क्या हुआ? देखो यहाँ पर मीनिंग ये होगा कि देखो ये जो टोटल वैल्यू है राइट वाला, टोटल वैल्यू राइट वाला, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब ये 44 का पहाड़ा होगा, एग्जैक्ट कैसा होगा? एग्जैक्ट 44 का पहाड़ा होगा, 44 का टेबल आएगा, मतलब 44 का मल्टीपल आएगा, 44 का गुणक आएगा, 44 का मल्टीपल आएगा, 44 का गुणक आएगा। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा निकालना है, कौन सा बताना है, कौन सा निकालना है, कौन सा बताना है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 से ज्यादा छोटा बताना है, 1000 से ज्यादा छोटा बताना है, 1000 से ज्यादा छोटा बनाना है, 1000 से थोड़ा ही छोटा बताना है, थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। तो अब हम क्वेश्चन को, मतलब अब हम विकल्प को उठा लेते हैं, बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बाय ऑप्शन सॉल्व करें मतलब हमने पहला विकल्प को लिया, तो पहले विकल्प में हमें 968 दिया है, 968 दिया है। तो पहले ये सही आंसर होने के लिए कंडीशन क्या? देखो ये सही आंसर होने के लिए कंडीशन ये है कि ये 44 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 44 से कटना चाहिए, 44 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। चेक करो डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। देखो यहाँ पर देखो, देखो 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, 44 दूनी देखो 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 जो 44 दूनी 88, 6 2 8 88, यानी कि देखो 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 8, यानी वापस देखो देखो 44 दूनी 88, आगे 8, वापस आया 8, वापस 44 में है, यानी कि 22 बार में जाएगा, भागफल यानी क्वेश्चन 22 आएगा। मतलब ये 968 88 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, 88 से कट जाता है, कितनी बार में? 22 बार में। मतलब ये 44 का मल्टीपल, ये पहला कंडीशन पूरा हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पर अल्सो हमें वेरीफाई क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर हमें अल्सो वेरीफाई ये करना पड़ेगा कि, चेक ये करना पड़ेगा कि ये 968 देखो अब मतलब देखो 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 मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो यहाँ पर हमें चेक ये करना है कि ये अकेला ही होना चाहिए, ये अकेला ही 1000 से छोटा होना चाहिए, ये अकेला ही 1000 से छोटा होना चाहिए, ये अकेला ही 1000 से छोटा होना चाहिए। मतलब 968 और 1000 के बीच में दूसरा कोई संख्या मिलना नहीं चाहिए। देखो देखो ये अकेला ही होना चाहिए, कैसा? 1000 से छोटा, मतलब ये 968 और 1000 के बीच में दूसरा कोई संख्या मिलना नहीं चाहिए। ये 1000 और 968 के बीच में, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा, बीच में कोई भी संख्या नहीं मिलना चाहिए, कोई भी संख्या नहीं मिलना चाहिए जो जो 44 का मल्टीपल यानी 44 से कटे, 44 से कटे यानी 44 का मल्टीपल हो। तो चेक करो, तो सीधा समझिए, वो चेक करने के लिए आप 968 में 44 जोड़ो, 44 ऐड करो, 44 जोड़ो ऐड करो। यदि हमने जोड़ा
968 में 44 जोड़ा तो नीचे ये 1000 से बड़ा ही आएगा, 1000 से बिग ही आएगा। मतलब 1000 से ज्यादा छोटा ये 968 एक ऐसा संख्या है, 968 एक ऐसा संख्या है जो 44 से कटा है, 44 का मल्टीपल है। मतलब ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं आएगा जो 44 से कटे। मतलब यही क्या हो गया, यही संख्या यानी 968 संख्या ऐसा है जो 1000 से छोटा है, यानी कि 1000 से सब देखो मतलब देखो यहाँ पर लिखा ही है, देखो लिखा है, देखो ये 968 1000 से कम है कि 1000 से लेस है, और कैसा है अधिकतम भी है, मैक्सिमम है, अधिकतम है मैक्सिमम है, अधिकतम है मैक्सिमम, मतलब बीच में कुछ आएगा नहीं, दूसरा संख्या आएगा नहीं, यानी कि यही हमारा आंसर है, यानी कि आगे चेक करने की जरूरत नहीं। 968 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जरूरी संख्या है, यानी विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला एक व्यक्ति का व्यय यानी 1% का एक्सपेंडिचर और बचत सेविंग 4:3 में उसकी बचत यानी इनकम, उसकी आय, देखो बचत यानी सेविंग, उसकी वो सेविंग उसकी आय के यानी उसकी वो इनकम के 1/5 के बराबर है, 1/5 के इक्वल देखो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। देखो फिर से एक बार, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। आगे बोला है कि और आय समान रहती है, इनकम इक्वल रहता है, तो व्यय और बचत यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का नया अनुपात क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा, व्हाट विल। देखो यहाँ देखो ये बहुत सरल इजी है। देखो यहाँ पर हमें एक व्यक्ति का एक मैन का, एक पर्सन का, देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का मतलब व्यय और बचत का रेशियो दिया है। कितना दिया है, ये दिया है 4/3 दिया, 4/3 दिया ये। लेकिन यहाँ पर देखो हमें 150 करना है, मतलब देखो यहाँ पर देखो मतलब देखो यहाँ पर आगे जाके होने वाला क्या, देखो यहाँ पर आगे जाके यानी भविष्य में, फ्यूचर देखो हमें 5 से काटना ही पड़ेगा। देखो बट्टे में 5, देखो ये बट्टे में 5 आता है, देखो यहाँ पर देखो ये बट्टे में 5 आता है, भाग में 5 आता है, डिवाइड में 5 आता है, मतलब हमें 5 से काटना है, 5 से डिवाइड करता है। इसलिए हम पहले से जानबूझ के 5 से कट जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, ऐसा हम संख्या यहाँ पर ले लेते हैं। किसी पर देखो आगे जाके फ्यूचर में हमें 5 से काटना ही है, मतलब हम क्या करते हैं पहले ही जानबूझ के एज्यूम कर लेते हैं, मतलब लेते हैं कि यहाँ पर मतलब देखो यहाँ पर संख्या ऐसे लेते हैं जो 5 से कटे, 5 से डिवाइड इजीली डिवाइड हो जाए, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी पड़े, गणना करनी इजी पड़े। मतलब ये यहाँ पर रेशियो 4/3 का ये। अब हमें 5 से कटे ऐसा बनाना, मतलब इसको अब हमें अपडेट करके लिखना है, न्यू करके लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेशियो में 5 का बना देना। आप देखो 5 चौके 20 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया,
मतलब एक्सपेंडेड कितना गया 20 हो गया और सेविंग कितना गया 15 हो गया। अब देखो अब हम लिखेंगे, देखो अब हम इनकम भी लिख सकते हैं, आय भी लिख सकते हैं। ये मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होता है, खर्चा प्लस आय होता है। ये मतलब 20 प्लस 15 करना तो बराबर मिलेगा हमें ये 35 मिलेगा, 35 मिलेगा। मतलब इस हिसाब से इनकम कितना होगा 35/35, तो ऐसा यहाँ पर दिया है। मतलब शुरुआत में स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा। अब आगे क्या देखो, अब आगे देखो 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 बचत यानी कि सेविंग उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। देखो 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 आय के 1/5, आय कितना है, आय यानी कि इनकम कितना है 35। अब इसका 1/5 करना है। देखो देखो आय का मतलब इनकम का हमें 1/5 करना है, तो हमें मिलेगा 5 के साथ मिलेगा 7 मिलेगा। मतलब व्यक्ति का बचत 7 बढ़ जाता है, 7 इंक्रीज होता है। सेविंग 7 बढ़ जाता है, 7 इंक्रीज होता है। देखो बचत कहाँ पर है, बचत देखो यहाँ पर है। पहले सेविंग में बचत 15 था, 15 था, अब 7 बढ़ जाता है, ये 7 इंक्रीज होता है। ये 7 बढ़े 7 इंक्रीज होता है, ये 7 बढ़ता है। सेविंग्स देखो सेविंग 7 बढ़ता है, बचत 7 यानी 7 बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। ये तो मतलब कितना होगा नया सेविंग कितना, न्यू सेविंग 15 और 7 यानी ये 22 होगा, 22 22 होगा, 22 होगा। अब आगे बोला है दूसरा कि आय समान ही रहती है, इनकम तो इक्वल ही रहता है, मतलब पहले जितना ही रहता है। देखो पहले इनकम 35 था, अब भी इनकम 35 ही रहता है। पहले इनकम 35 था, अब भी 35 रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है देखो 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 फिर से एक बार सुनो। देखो पहले देखो सेविंग कितना था 15 था, इनकम कितना था 35 था। सेविंग 15 था, इनकम 35 था। अब देखो सेविंग कम हो, देखो सेविंग बढ़ गया, सेविंग बढ़ गया, सेविंग 7 बढ़ गया, लेकिन इनकम तो उतना ही है, आय तो उतना ही, आय तो उतना ही। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर घट गया, खर्चा कम हो गया। कितना कम हुआ, जितना सेविंग बढ़ा होगा उतना ही खर्चा कम हुआ होगा। जितना सेविंग बढ़ा है उतना खर्चा यानी एक्सपेंडिचर लेस हुआ होगा। मतलब ये साथ ही लेस हुआ, साथ ही घट गया होगा, साथ ही घट गया होगा। एक्सपेंडिचर 7 घटा होगा, 7 माइनस होगा। देन हमें क्या मिलता है, यहाँ पर खर्चा में कितना मिलेगा, खर्चा मिलेगा 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 यानी हमें मिलेगा देखो 13 मिले, 13 मिले, इधर हमें 22 मिला, इधर 35, यहाँ पर हमें नया खर्चा 13 मिलेगा, 13 मिलेगा। मतलब तभी तो ये 35 आएगा। जोड़ वापस जोड़ के देखो, इनकम समान रहता है, अब जोड़ के देखो वापस 13 22 कितना आता है, देखो 3 2 5, 2 और 1 3 हो गया, वापस 35 ही मिल गया। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब हमें बताना है कि सेल करना है कि नया रेशो क्या है, मतलब किसका, तो व्यय और बचत का, नहीं एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर 13 है और सेविंग कितना है 22 है। अब ये दोनों में से कुछ भी कटे, देखो देखो ये 13 रेशियो हमें 22 मिला, एक्सपेंडिचर 13 है और सेविंग कितना है 22 है। अब ये दोनों में से कुछ भी कटेगा, मतलब यही फाइनल रहेगा, मतलब यही हमारा आंसर है। यानी कि खर्चा और बचत का रेशियो ये है 13/22। देखो ऑप्शन में देखो 13/22, 13:22, यानी विकल्प सी ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।